Please introduce yourself. सर, माय नेम इज संकेत सदाशिव कुंभार। मैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। और इंजीनियरिंग के दौरान मैं कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क किया था, जिसमें कोलैप्सिल्ड मोटरसाइकिल हेलमेट उसको पेटेंट ग्रांट हो चुका है। और मैं रक्षवाह सिस्टम, एक रेलवे सेफ्टी डिवाइस है, उसके ऊपर अभी वर्क कर रहा हूँ। मेरा ऑप्शनल जो है वो सोशोलॉजी है। और सोशोलॉजी में भी मैं कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क किया हूँ। और मेरी हॉबीज है डूडल क्राफ्टिंग एंड पोर्ट्रेट स्केचिंग। आपकी इंटरव्यू भी हिंदी में है? यस सर। ओके। ओके। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहाँ से की? मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र से की है। कहाँ पर है ये? रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। जी। यस सर। संकेत, आपने जो कोलैप्सिबल हेलमेट आपने कहा ने ये जो बनाया है, इसके बारे में ब्रीफली बताइए, क्या चीज़ है ये? ये जो कोलैप्सिल्ड हेलमेट है, ये एक फोल्डेबल मोटरसाइकिल हेलमेट है, जिससे हम फोल्ड करके बैग में कैरी कर सकते हैं या उसको फोल्ड करके बाइक के ऊपर माउंट कर सकते हैं और लॉक कर सकते हैं। सो जो ट्रेडिशनल हेलमेट में पोर्टेबिलिटी का जो इश्यू है, मैंने उसमें इसको सॉल्व कर दिया है। लेकिन ये जो आपने फोल्डेबल या कोलैप्सिबल जो बनाया है, इससे उसकी मजबूती में कोई कमी नहीं है? नहीं सर, हम इसी के ऊपर अभी वर्क कर रहे हैं। हेलमेट की सबसे बड़ी खूबी यही है कि एक्सीडेंट होने पर आपका सर सुरक्षित रहे। ठीक है। दूसरी जगह चोट लग जाए, अगर सर में चोट लगती है तो सर को कोई अंदरूनी चोट ना पहुंचे। तो इसलिए इसका स्ट्रेंथ होना, स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है। तो आपने जो मॉडल बनाया है, इसमें आपके स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं आएगी। सर, जो आईएसआई सर्टिफिकेशन होता है, सो इसमें हमने डिजाइन किया है कि वो आईएसआई सर्टिफिकेशन में पास हो। जब फाइनल मैन्युफैक्चरिंग होगा उसके बाद उसके ऊपर टेस्ट किए जाएंगे और उसके बाद वो कंफर्म होगा। अच्छा। तो अभी वो मतलब टेस्ट किया जा रहा है। यस सर। इसको तो आप फिर कमर्शियली भी एक्सप्लॉइट कर सकते हो। यस सर। वेरी गुड। मतलब ये तो दिस इज दी एंटरप्रेन्योरशिप की यही तो स्पिरिट है। संकेत, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, आप ये बताएं कि ईवी का भारत में क्या फ्यूचर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? सर, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, ये एक प्रकार से फ्यूचर की कार कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है पोल्यूशन का जो इशू है या जो भी फॉसिल फ्यूल्स है जिसके ऊपर इंडिया की डिपेंडेंसी है, उसे सॉल्व करती है। और एक जो आईओटी बेस है या टेक्नोलॉजी का जो भी इम्प्रूवमेंट है, ये ईवी को और ज्यादा पुश कर रहा है। लेकिन इसमें इंडिया में चैलेंजेस क्या क्या हैं? सर, इंडिया में सबसे बड़ी चैलेंज है जो ईवी का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अभी तक फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है। उसके साथ साथ जो ईवीज का अपफ्रंट कॉस्ट है वो काफी ज्यादा हाई है। और जो एक कल्चरल स्टिग्मा अटैच है, एक रेंज एंजाइटी है। सो आई थिंक ये इश्यूज है अभी। वो एक और बात भी तो है कि जो उसकी बैटरी है, उसमें लिथियम का इस्तेमाल होता है, और लिथियम हमारे पास है नहीं। हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जिससे हमारी मित्रता बहुत ज्यादा है नहीं। सो वी विल बी हेल्ड होस्टेज बाय चाइना। ये जो डिपेंडेंसी है, सो चाइना जो है अभी जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में है, तो उसमें काफी ज्यादा डिपेंडेंसी इंडिया की चाइना के ऊपर है, लेकिन हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्ट कर सकते हैं मतलब आप यस। लोग एंटरप्रेन्योर हो, आप लोग ज्यादा समझोगे। लिथियम को या तो हम किसी दूसरे एलिमेंट से सब्स्टिट्यूट कर दें, या कोई बैटरी के लिए कोई दूसरा तरीका ढूंढ लें। सीएपीएफ के बारे में आपने सुना होगा। आईपीएस आपकी चॉइस नंबर 2 है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, कितने फोर्सेस हैं इंडिया में? सर, मेरी कुछ लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन सीएपीएफ जो है उसमें एसएसबी आती है, बीएसएफ आती है, और इसके साथ साथ और भी चलिए, फोर्सेस कोई आती बात नहीं, मतलब आपको पूरी जानकारी नहीं है। हैं। हाँ आज का सर। अखबार देखा आपने? हाँ सर, देखा है मैंने। विशेष क्या डेवलपमेंट हुए हैं? इसमें जो इसरो का
जो स्पेस डॉक जो प्रोजेक्ट है, तो उसके बारे में दिया गया है। उसके साथ साथ बताइए, उसी के बारे में बताइए। ये जो डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है, ये क्या है, और इससे हमको क्या फायदा हो सकता स्पेस डॉकिंग जो है, जिसमें दो अलग अलग सैटेलाइट्स को जॉइन किया जाता है, जिससे वो एज अ सिंगल यूनिट वर्क करे। सो ये जो कॉम्प्लेक्स आगे के जो हमारे प्रोजेक्ट है उसके लिए वर्क हो सकता है। फॉर एग्जांपल जो हमारा भारतीय अंतराल जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसकी तरह हमारा जो गगनयान है, उसके लिए हम उसका यूज कर सकते हैं। है? चलिए, ठीक, अच्छी बात है। गौरी शंकर जी। संकेत, यस सर। आपका ये पहला अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट है? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने अच्छी उपलब्धि प्राप्त की है। और जब आपने ये कोलैप्सिबल हेलमेट डेवलप किया है, तो वो तो एक बहुत अच्छी चीज है। आप उसको कॉमर्शलाइज करके और एक बड़े एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो आप सिविल सर्विस में क्यों आना चाहते हैं? सर इसमें मेरा जनरल इंटरेस्ट रहा है कि मैं जो रियल वर्ल्ड चैलेंजेस हैं उसे मेरे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन से सॉल्व करना चाहता हूँ। और ये मेरे लिए एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी भी है। सो मैं मेरी जो क्रिएटिविटी है, मेरा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अप्रोच है, मैं उसे सिविल सर्विसेज में एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो आपका क्या विजन है सिविल सर्विस में? क्या करना चाहते हैं आप? अगर आपको रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर बना दिया जाए तो आप क्या क्या करेंगे? सर मैं ग्रास रूट इनोवेटर्स जो है उन्हें पुश करूंगा, जिससे जो है जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है और एक रूरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो, जिससे जो है एम्प्लॉयमेंट जो अभी दिक्कतें हैं वो सॉल्व हो जाए। अच्छा, और और भी कुछ करना चाहेंगे? यस सर। इसमें लॉजिस्टिक सेक्टर जो है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के उसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं। वुमेन्स जो है, स्पेशली ट्रांसजेंडर्स और वुमेन्स, उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप के जो अपॉर्चुनिटीज है उन्हें और डेवलप किया जा सकता है। महाराष्ट्र में ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी हैं, कहाँ कहाँ पर है? मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है, लेकिन अजंठा और जो वेरुल जो केव्स है, इसके साथ साथ एलिफंटा केव्स नियर मुंबई, ये कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जानता हूँ। हाँ, नहीं, आप अपने स्टेट का पूरा ध्यान रखें। मुंबई को भारत का वो फाइनेंशियल हब या फाइनेंशियल कैपिटल क्यों कहा जाता है? सर हिस्टोरिकली मुंबई जो है वो पोर्ट सिटी रहा है, और उसके साथ साथ व्यापार का केंद्र रहा है ब्रिटिशर्स के दौरान। उसके साथ साथ जो आरबीआई का मुख्यालय है, या जो भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसके मुख्यालय मुंबई में है। इसके साथ साथ मुंबई जो है वो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है क्या? सर आई थिंक लिमिटेड, मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन मैं आरबीआई का मुख्यालय जो है आई थिंक मुंबई में ही है। थोड़ा सा चेक करिएगा बोलने से। ठीक है सर। अच्छा, ये पोर्ट्रेट स्केचिंग आप करते हैं? आपने कौन सी पोर्ट्रेट स्केचिंग की लास्ट? लास्ट जो पोर्ट्रेट स्केचिंग की थी मैंने वो रतन टाटा जी की थी। अच्छा, ओके। तो रतन टाटा जी का क्या आपका क्या विचार है उनके बारे में? सर रतन जो टाटा जी थे, उनसे हम काफी जो वैल्यूज है वो पढ़ सीख सकते हैं, जिसमें जो है उन्होंने बिजनेस और एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ साथ उन्होंने जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका भी ध्यान रखा। वो काफी सिंपल लाइफस्टाइल को फॉलो करते थे, और उनका जो विजन था वो काफी ज्यादा वाइड था और लिबरल था। अच्छा, आपका सोशियोलॉजी था ना आपका सब्जेक्ट ऑप्शनल? यस सर। तो ये बताइए कि हमारे देश में जो फैमिली वैल्यूज है ना, जो परिवार के मूल्य जो है, वो क्या मूल्य हैं और उनकी क्या महत्ता है? सर फैमिली वैल्यूज में जो हमारी ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिलीज है, उसमें हम कोऑपरेशन को ज्यादा ध्यान रखते हैं। इसमें हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट और एक दूसरे की जो भी फॉर एग्जांपल कोई अपॉर्चुनिटीज है, तो हम उसका काफी ध्यान देते हैं। सो हम जो है एक प्रकार से यूनिटी इन डाइवर्सिटी है,
हमारे जो भी डाइवर्स व्यूज है वो एक फैमिली में यूनाइट होते हैं और वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन का काम करते हैं। ओके, धन्यवाद आपको प्रोफेसर सनी कपूर। आप थैंक यू सो मच सर। हेलो संकेत, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। हिंदी में है संकेत, या अगर आपके किसी फ्रेंड से पूछा जाए आपके बारे में, तो आपके फ्रेंड आपके बारे में, जो क्लोज फ्रेंड है, सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड, तो तीन ऐसी क्या विशेषता आपको लगता है आपके बारे में बताएगा? सबसे पहली विशेषता मेरी बताएंगे कि मैं काफी क्रिएटिव हूँ और प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ। दूसरी है कि मैं दोस्तों के लिए मतलब जो भी मेरे साइड से हो सकता है मैं पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट डालने के लिए तैयार हूँ, उनको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो तीसरा है कि मैं जो है इनोवेशन के ऊपर ज्यादा काम करना चाहता हूँ। हर इंसान में संकेत कुछ कमी होती है। आपको क्या लगता है, आप में ऐसी कौन सी दो कमियां हैं जिसको आप दूर करने का प्रयास कर रहे हैं? सर यूनिवर्सिटी लेवल जो भी नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स है उसमें मैंने हिस्सा लिया था, लेकिन इस वजह से मैं स्पोर्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर सका। तो आई थिंक मैं स्पोर्ट और फिजिकल फिटनेस के ऊपर मेरी कुछ कमियां हैं उसको मैं सुधारना चाहूँगा। हमारे आपने सोशोलॉजी ऑप्शनल लिया था। समाज में तलाक बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं आज के टाइम में। आपको क्या लगता है, तलाक बढ़ने के पीछे क्या महत्वपूर्ण कारण है? कोई तीन कारण आप अगर बताना चाहें तो। कुछ सेकंड ले सकता हूँ मैं सोचने के लिए। हाँ श्योर, बिल्कुल, टेक योर टाइम। थैंक यू सर। बिल्कुल। तो सर मैं अभी सोच पा रहा हूँ कि जो इंटर कम्युनिटी फेथ है या इंटर कम्युनिटी जो रिस्पेक्ट है या जो भी ट्रस्ट है वो इसका एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है और पॉलिटिकल गेन्स के लिए कम्युनिटी को एक दूसरे से लड़ाया जाता है, आई थिंक ये दूसरा कारण हो सकता है। और तीसरा जो है इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ती जा रही है, ये तीसरा कारण हो सकता है। पॉलिटिकल गेन की वजह से लड़वाने की जो बात आपने करी है, इससे तलाक कैसे होगा? थोड़ा सा इसको समझाएं, आप क्या कहना चाहते हैं? जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है वो कुछ नैरो गोल्स के लिए एक दूसरे जो भी एक इन ग्रुपिज्म होता है या जेनोसेंट्रिज्म होता है उसे सपोर्ट करता है। तो इससे जो एक इंटर कम्युनिटी जो हार्मनी है वो अफेक्ट हो सकती है। ओके। तो महिलाओं के लिए, अगर समाज में उनकी महिलाओं की स्थिति को बेहतर करना हो, तो कोई दो महत्वपूर्ण विकल्प कौन से हैं आपकी नजर में जो इनोवेटिव हैं? क्योंकि आप बड़े इनोवेटिव पर्सन अपने आप को बता रहे हैं, तो कोई दो इनोवेटिव बातें बताएं जिस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। इसमें जो है इकोनॉमिक और जॉब अपॉर्चुनिटीज है, ये पहली बात है। और दूसरा जो है फैमिली जो इंस्टीट्यूशन है वहां से हमें रिफॉर्म करने की जरूरत है। एक जो फैमिली में एक सोशल रिस्पेक्ट होता है और एक वुमन के लिए रिस्पेक्ट होता है, आई थिंक हम उसमें वर्क कर सकते हैं। सो इकोनॉमी एंड फैमिली। ओके। मैं एक आपसे छोटी सी सिचुएशन में पूछना चाहूंगा कि आप क्या करेंगे। सपोज जैसे आपने बताया, इकोनॉमी के अंदर काम करके आप महिलाओं की स्थिति बेहतर कर सकते हैं। सपोज आप सोशोलॉजी बैकग्राउंड से भी हैं, आप आईएएस कल को बने और आपने एक पॉलिसी बनाई जिसमें महिलाओं को ज्यादा काम करने का जो है आपने अवसर प्रदान किया, और समाज के कुछ लोग इसको उनके मूल्यों के खिलाफ मानते हैं, वो पारंपरिक सोच के हिसाब से चलते हैं कि महिलाओं को काम नहीं करना है, और वो लोग आपकी इस नीति का विरोध करते हैं। तो आप अगर जिला अधिकारी हैं, तो इस विरोध को किस तरीके से मैनेज करेंगे आप? सर कुछ सेकंड ले सकता हूँ सोचने के हाँ लिए। बिल्कुल। थैंक यू सर। सो इसमें जो है हम कुछ रोल मॉडल्स को दर्शा सकते हैं, जैसे सुधा मूर्ति जी है और
काफी ज्यादा जो है उनको हम परसुएट कर सकते हैं, एक इमोशनल एंगल से भी कर सकते हैं और एक लीगल एंगल से भी कर सकते हैं, कि जिससे जो है हम ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जो है वो महिलाओं के लिए खुली करें। बहुत अच्छी बात। मैं एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि पश्चिम के समाज में और हमारे समाज में आप ऐसी कौन सी समान चीजें देखते हो और ऐसी कौन सी अलग अलग चीजें देखते हो जो हमारे को सुधारनी चाहिए? सर कुछ सेकंड ले सकता हूँ सोचने हाँ के हाँ, लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। बिल्कुल। तो पश्चिम का जो वेस्टर्न समाज है, उसे आई थिंक हमें जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसके साथ साथ जो एक प्रकार से इनोवेटिव माइंडसेट है, ये सीखने की काफी ज्यादा जरूरत है। और अल्सो जो उन्हें फ्रॉम आवर साइड फैमिली इंस्टीट्यूशन जो है वो एक कोहेजिवनेस है, सेंस ऑफ कोहेजिवनेस, उसे सीखने की जरूरत है। और हमें क्या सीख, अच्छा आपने बताया कि हमें और उनका दोनों का आपने बता दिया, ठीक है। ओके संकेत, थैंक यू सो मच। संकेत, थैंक यू। आपकी फॉर्मल इंटरव्यू खत्म हुई। आप थैंक यू अपने असेसमेंट में बताइए आपकी इंटरव्यू कैसी रही। सर, फ्रॉम माय साइड आई थिंक मैं कुछ जो आंसर है वो और बेटर दे सकता था, और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड आर्टिकुलेशन के साथ दे सकता था। सो मैं उसके ऊपर अभी इम्प्रूव करना चाहूंगा। ठीक है संकेत, हमारी फीडबैक आपके बारे में ये है कि आप अच्छे कैंडिडेट हो। आपका हर समय स्माइलिंग फेस रहा। यू आर ए वेरी चेयरफुल कैंडिडेट। आप आर्टिकुलेट हो। आपको हिंदी भाषा में इंटरव्यू देने में कोई परेशानी नहीं हुई। और हम चाहते हैं कि आप इंटरव्यू में खूब अच्छा करें। लेकिन कुछ बातें हैं जो कि हम आपको बताना चाहेंगे ताकि आप उसको और भी अच्छा कर सकें। ठीक है। हाँ सर। आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में सवालों का अच्छा जवाब दिया। आपने कोलैप्सिबल हेलमेट जो बनाया है वो बड़ी अच्छी बात है। अगर ये अप्रूव हो जाता है तो दिस विल बी ए फेदर इन योर कैप। और लेकिन जहाँ पर आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, आपसे पूछा गया था कि आप इतने अच्छे स्टार्टअप के पॉसिबिलिटी को, एंटरप्रेन्योरशिप को छोड़ के आप ब्यूरोक्रेसी में क्यों आना चाहते हो। तो आपने उसका जवाब दिया कि हम एज डीसी हम इनोवेशन पे काम करवाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। और देखिए, आप कोई आदमी ब्यूरोक्रेसी में क्यों जाना चाहता है। बहुत लोग प्राइवेट सेक्टर में अच्छी अच्छी नौकरी में रहते हैं, वो छोड़ के जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं। उनको इसके लिए पैशन है कि हम डिप्टी कमिश्नर बन के अपने आप को इंडिविजुअली हम बहुत ज्यादा अपने आप को फायदा नहीं करा के, हम सोशली हम लोगों को हम ज्यादा फायदा करवा सकते हैं। मतलब इसका जवाब आपको सोच के रखना पड़ेगा। सिर्फ ये कहना कि हम इनोवेशन पे काम करना या करवाना चाहते हैं, दैट मे नॉट बी सफिशिएंट। यू हैव टू थिंक ऑफ ए गुड आंसर कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन ब्यूरोक्रेसी, जो कि इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स को कन्विंसिंग लगे। ठीक है। जो जो नॉर्मल रूटीन आंसर होते हैं वो लोग कहते हैं कि मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह चाहता हूँ। दैट इज नॉट ए वेरी सफिशिएंट आंसर। आपकी इंटरव्यू वैसे कब है। 7 फेब को है। 7 फरवरी, मतलब अभी आपके पास तकरीबन 3 हफ्ते हैं। 3 हफ्ता कम समय नहीं होता है। तो आप इन 3 हफ्तों में आपने खुद कहा कि आपके थोड़े बहुत नॉलेज गैप्स हैं। तो ये नॉलेज गैप्स इन 3 हफ्तों में पूरी की जा सकती है। आप क्या करेंगे, ये हमारी तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ द पैनल में आपको ये राय दूंगा कि हमारे दूसरे पैनलिस्ट भी आपको इस मामले में अपने विचार आपको बताएंगे
मेरे विचार से आप इन 3 हफ्तों में देखिए, आपसे जो इंटरव्यू बोर्ड में सवाल पूछे जाएंगे वो 5 सोर्स से पूछे जा सकते हैं। 5 सोर्स क्या क्या है? आप जहाँ के रहने वाले हैं उस जगह के बारे में, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के आपके ना, उस जिले के बारे में, आपके प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में, हो सकता है थोड़ा महाराष्ट्र के बारे में भी पूछे जा सके। दूसरा हुआ, आप जिस विषय से आपने पढ़ाई की है, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। तीसरी, आपने जो ऑप्शनल रखा है वो क्या है ऑप्शनल? सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चौथा, आपने डैफ में अपने बारे में क्या लिखा है, जिसमें आपने डैफ में कोलैप्सिबल हेलमेट है और कई सारी चीजें लिखी हैं, उसके बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। और पांचवा, करंट अफेयर्स। अखबार कौन सा पढ़ते हैं आप? मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस को आप रिलीजियसली अगले 3 हफ्ते तक, इंटरव्यू होने तक आप ध्यान से पढ़िए। तो उससे क्या होगा कि जो आपकी करंट अफेयर्स की जो कमजोरियां हैं, अगर जो कुछ नॉलेज गैप्स हैं, ये काफी कुछ निकल जाएंगे। एक अखबार ऑप आप जोड़ जोड़ लीजिए, या तो कोई फाइनेंशियल अखबार जोड़ लीजिए, या फिर आप हिंदू जोड़ लीजिए, या टाइम्स ऑफ इंडिया, एक और अखबार जोड़ लीजिए, फॉर द पर्पस ऑफ वैरायटी। इन 2 अखबार को आप ध्यान से इंटरव्यू के दिन के सुबह तक जरूर पढ़िएगा। तो ओके सर। इंटरव्यू के दिन भी अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि संकेत, आपने आज का अखबार देखा है, तो आप ये ना कहें कि सर आज मुझे वक्त नहीं मिला। आप अधिक से अधिक ये कह सकते हैं कि आज मुझे पूरा पढ़ने का टाइम तो नहीं मिला, लेकिन मैंने हेडलाइन देख ली। जैसे आज आज के आज का अखबार आपने देखा है? हाँ सर। क्या इंपॉर्टेंट हेडलाइंस थे? दो एक बताइए। सर मैंने आज द हिंदू पढ़ा है जिसमें इसरो की ये थी, उसके साथ साथ जो ठीक है, इस इसरो की डेवलपमेंट अच्छी है। और कोई? गाजा में जो सीज फायर हुआ है गाजा उसके सीज फायर, ये 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आपको याद रह गए ना। इसी तरह से वहां भी बताइएगा। तो ये सब चीजें हैं जो कि आप इसका जवाब दे के सोच के रखिए। और एक मैं एडवाइस दूंगा कि आप जो इसका जवाब आप सोचेंगे, उसका जवाब आपका छोटे और टू द पॉइंट होने चाहिए। लंबे जवाब पर मत जाइएगा। सभी को छोटा जवाब पसंद होता है, टू दी पॉइंट जवाब पसंद होता है। लंबा जवाब दीजिएगा तो उसमें और क्रॉस क्वेश्चन करने की गुंजाइश बन जाती है। गिव शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर्स, एंड अपनी नॉलेज गैप कंप्लीट पूरी कर लीजिए। एंड लास्ट पीस ऑफ एडवाइस, अगर सब करने के बाद भी आपको लगता है कोई सवाल आया जिसका जवाब आप नहीं जानते हैं, आप फ्रैंकली कह दीजिए कि मुझे इसके बारे में नहीं मालूम। एडमिट योर इग्नोरेंस। टू नॉट टू नो इज नॉट ए क्राइम। कोई एक व्यक्ति हर चीज को नहीं जान सकता है। इट इज परफेक्टली नेचुरल कि आपको सारी चीजें नहीं पता हो। ओके। ओके सर। गौरी शंकर जी। थैंक यू सर। संकेत, आपको पूरी एडवाइस दे दी है सिन्हा साहब ने। मैं थोड़ा सा एक दो चीजें सप्लीमेंट करूंगा। तो एक तो आपका इंटरव्यू काफी अच्छा रहा है। थोड़े थोड़े जो नॉलेज के गैप्स हैं ना, वो आप पूरे कर सकते हैं। मैंने आपसे पूछा कि मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल, जब मैंने कहा कि क्या आरबीआई का हेडक्वार्टर वहीं है, तो आप थोड़े घबरा गए। तो आपको श्योरिटी नहीं थी, आपको घबराना नहीं चाहिए था। बिल्कुल वही है। और भी आपको कहना चाहिए कि और भी बड़े बैंक्स के हेडक्वार्टर्स वहीं पर हैं, इंश्योरेंस कंपनीज के हेडक्वार्टर्स वहीं पर हैं, हमारा स्टॉक एक्सचेंज वहीं पर है। ये सब चीजें आपको बोलनी चाहिए थी। है, बड़े बड़े बिजनेसेस हाउसेज के उनके भी मेन ऑफिसेज वहाँ पे मुंबई में है। मैंने रायगढ़ के बारे में आपसे पूछा, तो आपको रायगढ़ की समस्याओं से लिंक करना चाहिए था इश्यू को। आप रायगढ़ जिले से आते हैं, तो वहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं? पीने के पानी की समस्या है, किसानों की कोई समस्या है, सड़कों की कोई समस्या है, औरतों के अधिकारों की कोई समस्या है, और भी कोई स्कूल में पढ़ाई लिखाई में, हेल्थ के सेक्टर में, उन समस्याओं से आपको लिंक करना चाहिए था आपका उत्तर। सिर्फ एक ही चीज को लेके कि मैं इनोवेशन बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आपका विजन वो नहीं हो सकता। आपको सब चीजों को, टोटलिटी को ध्यान में रख के काम करना पड़ता है। महाराष्ट्र की मैंने पूछी आपसे कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी हैं, वो आपको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स, महाराष्ट्र का
इकोनॉमिक सिचुएशन, महाराष्ट्र की हिस्ट्री के बारे में। अब कोई ये भी पूछ सकता है कि शिवाजी महाराज कौन थे, हैं सतारा में कौन, आप सतारा से रिलेटेड है ना, आपकी मदर सतारा से हैं, कौन है वहां से, कौन यस कौन सर। अच्छे पॉलिटिशियन हुए हैं भारत के स्वतंत्रता के बाद में, कोई नाम पूछा जा सकता है। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए अपने स्टेट के बारे में। बाकी चीजें सिन्हा साहब ने आपको बताई हैं, आप अपना नॉलेज गैप्स को थोड़ा कम कर देंगे तो बहुत अच्छा आपका इंटरव्यू चला जाएगा। तो आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। संकेत, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। आप काफी कॉन्फिडेंटली सभी क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे। बस एक दो चीजें मैं मेंशन करूंगा क्योंकि बाकी सारी बातें सर ने बता दी हैं, दोनों सर ने आपको बता दिया है। एक तो जैसे मैंने इनोवेटिव आइडियाज का आपसे जैसे पूछा, तो उसके अंदर एआई हो गया कि हम एआई का यूज कर सकते हैं, कुछ इस तरीके की चीजें जो रिसेंटली चल रही हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते थे। दूसरा, जब जैसे आपने एक शब्द इस्तेमाल कर रहे थे एक लाइन की, विद माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, कि कुछ आंसर दे रहे थे। एक्चुअल में तो जितनी भी बातें होती हैं वो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से ही की जाती हैं, क्योंकि एक इंसान को सब कुछ नहीं पता होता। तो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पे जब आप लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग बोलते हो तो इसका मतलब है, हो सकता है कोई बोले क्या बाकी चीजों में आपके पास एक्सपर्ट अंडरस्टैंडिंग है। तो वो एक ऐसी बात हो सकती है कि शायद किसी को ऑब्जेक्शनेबल लग जाए। तो मुझे लगता है इसकी जगह कोई दूसरे शब्दों का आप इस्तेमाल करने का प्रयास करें। आप कह सकते हैं कि सर इस विषय में फिलहाल मुझे जितना ध्यान आ रहा है, तो उससे लग जाएगा कि हाँ कुछ ना कुछ ये एक जनरल बात कर रहे हैं। तीसरा, जैसे मैंने आपके इंटरव्यू को पूरा सुना, अपने बाकी पैनल मेंबर को भी आंसर दिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके काम के, जैसे अभी आपको जो है संजय सर ने भी बड़े अच्छे से बताने की कोशिश करी, कि आपका आंसर के अंदर ना सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप की एक इंक्लाइनेशन जो है वो झलकनी नहीं चाहिए। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ही या फिर अब बिजनेस माइंडसेट के लिए ही काम करते हैं, क्योंकि बनने के बाद कहीं हो सकता है आप केवल ऐसे नाउ कैपिटलिज्म की तरफ थोड़े से इंक्लाइंड हो जाए। और आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट है तो आप इस चीज को समझ सकते होगे। तो जैसे मैंने बोला फॉरेन से आप क्या सीखते हो, तो आपने एंटरप्रेन्योरशिप का बोला, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसकी वजह कोई शायद सोशल फैक्टर के बारे में अगर आप बात करते, जो कि एक ब्यूरोक्रेट का मेन इंपॉर्टेंट रोल है, तो वो शायद हो सकता है ज्यादा बेहतर वैल्यू होती है उस केस में। तो थोड़ा सा जनरलाइज्ड करने की कोशिश करें अपने आंसर को, अपने सिर्फ एरिया तक सीमित मत रखें उसको, थोड़ा सा उसके हॉरिजन्स को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करें। बाकी मुझे लगता है कि आप एक बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं और आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अगर आप इसको तैयारी करेंगे तो जरूर जो है आप इसे क्रैक कर पाएंगे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच सर। संकेत, गुड लक टू यू।